बड़ी गलती कर दी। अरे क्या हुआ सुधा, सुबह सुबह इतना हाइपर क्यों हो रही हो तुम? हाइपर ना हो तो क्या करूं? उधर गांव में किसी की तबीयत खराब हो, किसी को शॉपिंग करना हो, किसी को किसी चीज की खरीदारी करनी हो तो बस शहर आ जाते हैं मुंह उठाकर, और आकर अपना काम करा के वापस भी नहीं जाते, यहाँ आकर रुक जाते हैं। अब क्या हुआ? कौन आ रहा है जो तुम इतनी गुस्सा कर रही हो? कौन आएगा? आपकी बहन। आपकी बहन को तो जैसे कोई और काम होता ही नहीं, ऐसे महीने में 4 बार डॉक्टर के चक्कर लगाती है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया में इनसे ज्यादा बीमार कोई और है ही नहीं। जब भी फोन आएगा तो कहेंगी कि भाभी विनय को भिजवाकर हॉस्पिटल में मेरा नाम लिखवा देना, मुझे डॉक्टर के पास चेकअप करवाना है। अरे ऐसी कैसी बीमार रहती है आपकी बहन? अरे सुधा, पिछले बार दीदी ने बताया तो था कि उन्हें 1 महीने बाद डॉक्टर ने फिर से बुलाया है, बस वही दिखाने आ रहे होंगे। अरे डॉक्टर तो ऐसा कहते ही है ना कि हर 15 दिन में दिखा देना, तो क्या इसका मतलब हर 15 दिन में डॉक्टर के पास आकर दिखाएं? अरे बहू, रमा का बीपी शुगर बढ़ा रहता है ना, इसीलिए हर महीने दामाद जी उसे डॉक्टर के पास दिखाते हैं। माँ जी, मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ क्या? मैं तो अभी इनसे बात कर रही हूँ, और मैं देखती हूँ कि जब भी मैं रमा दीदी के बारे में बात करती हूँ तो आपको बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, आप जल्दी सफाई देने को हाजिर हो जाती हैं। देखा आपने, आपकी माँ को बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। अब 4 दिन माँ जी ऐसे मुंह फुला कर रहेंगी, लेकिन माँ जी समझती क्यों नहीं? अरे यहाँ शहर में कितने खर्चे होते हैं हमारे, और कोई आया गया तो खर्चे तो बढ़ते ही है ना। और हर महीने कोई आने लगे तो गुस्सा नहीं आएगा? घर मैं चलाती हूँ, मुझे पता है कि सामान में कितना खर्च होता है। अरे सुधा, माँ को तो तुम जानती हो ना, 1-2 दिनों में माँ खुद नॉर्मल हो जाएगी। और मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि रमा दीदी के बारे में माँ के सामने कुछ मत बोला करो। अरे रमा दीदी उनकी बेटी है, उन्हें बुरा तो लगता ही होगा ना। अच्छा, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो बुरा लगने वाली बात है? सच्ची तो कह रही हूँ ना, रमा दीदी के घर भी हम महीने में 4 बार जाने लगेंगे ना, तो उन्हें भी हमारे ऊपर गुस्सा आने लगेगा। सच में रमा दीदी को तो जैसे कोई काम धंधा होता ही नहीं। मैं आपसे कह देती हूँ, आप न दीदी से कह ही देना कि अब डॉक्टर ने फिर से 15 दिन बाद बुलाया ना, तो वो सीधे ट्रीटमेंट कराकर वापस घर चली जाएंगी, यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। माँ, ये कैसी बात कर रही हैं आप? अरे बुआ अपने शौक से कोई घूमने फिरने तो नहीं आती ना, वो ट्रीटमेंट करवाने आती है, और यह भी तो बुआ का मायका है ना, तो बुआ यहाँ नहीं आएंगी तो कहाँ जाएंगी? ये लो, दादी कोई कम थी क्या तुम्हारी जो तुम भी आगे बुआ का पक्ष लेने? माँ, ये अच्छी बात नहीं है। माँ, आप बुआ के बारे में हमेशा ऐसा क्यों बोलते हो? तुझे अपना काम कर, तू बड़ों की बातों में ना ध्यान मत दिया कर। तुझे ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही है क्या? नहीं, आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। आज मैं बुआ को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, क्योंकि फूफा जी का फोन आया था कि वह किसी वजह से आ नहीं पा रहे हैं, तो बुआ अकेले आ रही है बस से। अरे तुझे क्या जरूरत है ऑफिस से छुट्टी लेने की? अभी तो तूने शादी के समय में 15 दिन की छुट्टी लिया था, और महीने भर हुए नहीं और फिर से तेरी छुट्टियां लेना चालू हो गया। माँ, बुआ का ट्रीटमेंट करवाना है, इसीलिए छुट्टी ले रहा हूँ। भगवान न करे कल को आपकी तबीयत खराब हो गई तो क्या आपकी ट्रीटमेंट के लिए मैं छुट्टी नहीं दूंगा ऑफिस से? क्या तब भी आप ऐसा कहेंगी? कैसी बात कर रहा है तू? तू अपनी माँ की तुलना अपनी बुआ से कर रहा है। सुधा, शांत हो जाओ तुम। अब मुझे क्या समझाते हैं बार-बार? मुझे ही शांत रहने को कहते हैं। विनय को समझाइए ना, बुआ का ट्रीटमेंट करवाना है करके उसने ऑफिस से छुट्टी ले लिया, कितना लॉस हो रहा है उसका। आपकी बहन चारों तरफ से हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ खर्चे का घर है। देखिए जी, मैं साफ-साफ बताई देती हूँ आपको, इस बार आप रमा दीदी से साफ-साफ कह ही देना, और आप नहीं कहेंगे तो मैं हूँ ना, मैं खुद कह दूंगी। तुम शांत रहो, मैं बात करूंगा दीदी से, ठीक है? लेकिन बताओ, मैं दीदी को मना कैसे करूंगा? ठीक है, तो ये जिम्मेदारी आप मुझे दे दीजिए, मैं ही मना कर दूंगी। पापा जी, आप अभी मार्केट जाएंगे क्या? क्यों नैना, क्या काम है तुम्हें मार्केट से? वो मम्मी जी ये बता रहे थे कि बुआ जी आ रही है, तो घर में पनीर खत्म हो गया है। मैंने सोचा कि पापा जी मार्केट जाएंगे तो पनीर ले आएंगे। ओह, पनीर? बहू, तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारी बुआ जी कोई मेहमान नहीं है। अभी तुम नई हो ना, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आता। तुम्हारी बुआ तो हर 15-20 दिन में यहाँ आती जाती रहती है, वो कोई मेहमान नहीं है। उनके लिए कुछ अलग स्पेशल से बनाने की जरूरत नहीं है, जो सबके लिए बन रहा है वही बना दो। ये पनीर की चोचले मत पालो। अब खड़ी क्या हो, जाओ जाकर सादा खाना बना लो। ठीक है मम्मी जी। सुधा, मुझे किसी काम से बाजार जाना ही है तो मैं पनीर ले ही आता हूँ। मैंने कहा आज पनीर लाने की कोई जरूरत नहीं है, जब पनीर की जरूरत होगी तो मैं आपको खुद ही बता दूंगी। ठीक है। ये रमा दीदी ना आफत है, आफत। उनकी वजह से पूरी जिंदगी मेरे जीवन में अशांति ही रही है। रमा दीदी ने हमेशा मुझे टेंशन ही दिया है। जब से शादी होकर आई हूँ तब से देख रही हूँ कि हर काम के लिए बस रमा दीदी, शहर में इलाज करवाना है, बच्चे हुए, डिलीवरी हुई, बच्चों की तबीयत खराब हुई, हर काम के लिए बस यही। अब तो बहू बेटे वाली हो गई हैं, ऐसा ना हो कि बहू बेटे को भी लेकर यही इलाज के लिए दौड़े। बेचारी मेरी बेटी कभी मायके में रुकने के नाम से नहीं आती, वह तो मजबूरी में कभी बीमार पड़ जाती है तो ही यहाँ आती है, उसमें भी बहू उसे जरा भी पसंद नहीं करती है। अरे वो यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी?
जबकि जब भी आती है तो खाली हाथ नहीं आती। गांव से राशन पानी खाने पीने की चीजें दाल चना सब कुछ लेकर आती है और विनय पर तो जान छिड़कती है। वो सब मेरे ही बेटे की गलती है। उसी ने सुधा को इतना छूट देकर रखा है कि वो उसकी बहन के बारे में जो मुंह में आता है वो बोल देती है। लेकिन मेरा बेटा एक शब्द भी अपनी बहन के लिए नहीं कहता। क्या उसका दिल नहीं दुखता अपनी बहन के लिए? दादी माँ क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? कुछ नहीं बेटा, वो बस आंख में कचरा चला गया था। दादी माँ आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। दादी माँ प्लीज आप मुझसे कुछ मत छुपाइए और बताइए क्या बात है। दादी माँ क्या आपसे किसी ने कुछ कहा? नहीं बेटा, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो दादी माँ खुश हो जाइए क्योंकि आज बुआ जी आने वाली है। दादी माँ कोई भी माँ अपनी बेटी के आने की खबर सुनकर बहुत खुश हो जाता है, तो जल्दी से खुश हो जाइए आप। यही तो समस्या है बेटा कि मैं अपनी बेटी का अपमान होते नहीं देख सकती हूँ। भले ही मेरी बेटी मुझे साल भर में एक ही बार मिले, लेकिन उसके मायके में उसका सम्मान हो। कौन माँ चाहेगी कि उसकी बेटी का इतना अपमान हो उसके मायके में? उसके आने से पूरे घर में दुख का माहौल पसर जाए। दादी माँ आपसे मम्मी जी ने कुछ कहा क्या? बेटा तुम्हारी सास तो चाहती ही नहीं कि उसकी ननद कभी भी इस घर में आए। वैसे तो रमा कभी मायके में रुकने के नाम से नहीं आती है बेटा, वह तो बस इलाज करवाने को आती है तो एक दो दिन रुक कर जाती है। इससे ज्यादा तो अपने मायके वालों से कभी कुछ चाहती भी नहीं। लेकिन फिर भी उसके आने की खबर सुनकर सुधा आग बबूला हो जाती है। वह घर में चिखम चिल्ला मचा लेती है और इस बार तो वो वीरेन से कह रही थी कि वो रमा के मुंह पर कह देगी कि वो यहाँ कम से कम ही आए। मुझे तो सोचकर ही घबराहट हो रही है। जब यह बात सुधा रमा से कहेगी तो बेचारी के ऊपर क्या बीतेगी, कैसा लगेगा उसे कि उसके मायके में उसके आने से दिक्कत है और उसे मायके आने से मना किया जा रहा है। बस यही सोच सोच कर मन उदास हो रहा है बेटा। बेचारी के ऊपर क्या बीतेगी। एक तो वो पहले से परेशान है, उसकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है। वह तो भला हो दामाद जी का, जो वो कितने अच्छे हैं कि मेरी बेटी की समय समय पर इलाज करवाते हैं। और कहीं दामाद जी को ये बात मालूम चल गई कि रमा के भैया भाभी नहीं चाहते कि वो बार बार मायके आए तो वो क्या सोचेंगे? दादी माँ आप उदास मत होइए। वैसे भी ये बुआ जी को बहुत चाहते हैं, हमेशा बुआ जी की तारीफ करते रहते हैं और इनके होते हुए बुआ जी के साथ कभी ऐसा नहीं होगा। दादी माँ आप परेशान मत होइए और चलिए चलकर खाना खा लीजिए आप। नहीं बेटा बाद में खा लूंगी, अभी भूख नहीं लगी है मुझे। अच्छा ठीक है दादी माँ, बुआ जी भी बस आती ही होगी। जब बुआ जी आ जाएंगी तब मैं आप दोनों को साथ में परोस दूंगी। ठीक है बेटा। नैना अपनी दादी सास को समझाकर वहाँ से चली जाती है। तभी थोड़ी देर में रमा बुआ के आने की आवाज सुनकर दादी माँ सामने आती है। अरे रमा आ गई बेटा, तू कैसी है तेरी तबीयत? हाँ दादी माँ, बुआ वैसे थोड़ी ठीक है अभी, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा लीवर में भी प्रॉब्लम है, इसीलिए इन्हें कुछ दिनों तक दाल दलिया जैसे भोजन ही लेना पड़ेगा। आ गई बुआ जी आप। प्रणाम बुआ जी, कैसी हैं आप? हाँ बेटा खुश रहो, बस अच्छी हूँ। नैना जाकर बुआ के लिए मूंग दाल की खिचड़ी बना दो और हाँ अभी 3 टाइम तक इन्हें दाल दलिया और खिचड़ी ही देना तुम। ठीक है जी, अभी बना देती हूँ। बुआ जी चलिए ना बैठिए आप। ठीक है बेटा। और भाभी कैसी हैं आप? अरे हमें क्या होगा, हम तो चंगे भले हैं और डॉक्टरों से तो हम दूर ही रहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर 50 बीमारी निकाल देगा। जितना होता नहीं है डॉक्टर तो उतना बताते हैं। और भैया कहाँ गए भाभी? गए होंगे अपने किसी काम से, अब मुझे तो बता कर जाते नहीं है। माँ आपकी तबीयत कैसी है? अच्छी है बेटा, चला ना आ अंदर कमरे में आराम कर ले। हाँ हाँ जाइए ना, जाकर अपनी माँ के कमरे में आराम कर लीजिए आप। ठीक है भाभी। अच्छा आ गए आप? दोबारा आप घर से जाएंगे ना तो मुझे बता कर जाना, वरना कोई भी आता है तो यही पूछता है कि आप कहाँ गए हैं। अब मुझे तो मालूम होता नहीं है तो मैं क्या बताऊंगी किसी को। रमा चल अंदर, चल कमरे में आराम कर लेना बेटा। अब खड़े क्या हैं? आपकी भी दवाई का समय हो गया है, जाकर दवाई लीजिए। ठीक है ले लूंगा, लेकिन तुम इतना हाइपर मत हो, वरना पता चले कि तुम्हारी ही तबीयत खराब हो जाए। अरे बीमार पड़े मेरे दुश्मन, मैं नहीं पड़ने वाली हूँ कोई बीमार। और सुनिए बिट्टू का फोन आया था, कह रही थी कि दामाद जी के साथ अगले महीने आने वाली है वो। अच्छा बिट्टू आने वाली है? हाँ बिट्टू आने वाली है और 1 महीने का समय है। उसकी पसंद की सारी चीज मार्केट से ले आना आप। किसी चीज की दामाद जी और बिट्टू को कमी नहीं होनी चाहिए, खूब अच्छे से खातिरदारी होनी चाहिए उनकी। हाँ हाँ मैं सब ले आऊंगा, तुम चिंता मत करो। इतना सब कुछ है किसके लिए? आखिर मेरी बिटिया के लिए तो है। माँ भाई ने एक बार भी नहीं पूछा कि मेरी तबीयत कैसी है और ना ही भाभी ने पूछा। जाने दे बेटा, तू अपने आप को दुखी मत कर, तू तो जानती है ना तेरे भाभी के स्वभाव को। माँ भाभी के स्वभाव को तो जानती हूँ, लेकिन भैया भी पूरी तरह से बदल चुके हैं। बस भैया के ऐसे स्वभाव को देखकर बहुत दुख होता है माँ। अरे बिटिया तू रो मत, वरना फिर से तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे रमा मैं तो सोच रही थी कि यहाँ आने में गाँव से बहुत लंबा पड़ जाता है, तो तू अपना डॉक्टर बदल ले और गाँव से जो नजदीक में एक दवाखाना है वहाँ से अपना इलाज चालू करवा ले। मैंने तो कहा था माँ, लेकिन ये मानते नहीं है।
कहते हैं शहर के बड़े डॉक्टर से ही मेरा ट्रीटमेंट करवाएंगे। बुआ जी उठिए और ये खिचड़ी खा लीजिए। हाँ बेटा खा लूंगी, रख दो यहाँ पर। दादी माँ चलिए ना, आप भी खा लीजिए। नहीं बेटा अभी भूख नहीं है, बाद में खा लूंगी। जाओ तुम विनय के साथ खा लो। पक्का आप थोड़ी देर बाद खाएंगी? हाँ बेटा। और बुआ जी ये उदासी क्यों? डॉक्टर ने कहा है कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है बुआ जी आप खाकर आराम कीजिए, मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है बेटा। बहू कितनी अच्छी है माँ, कितनी सेवा करती है सबकी। हाँ बेटा भले ही बहू बेटे मेरा ध्यान नहीं रखते, लेकिन नैना और विनय दोनों मेरा बहुत ध्यान रखते हैं बेटा। समय समय पर खाना पीना, दवाई गोली, समय पर नहलाना धुलाना, सब कुछ समय पर हो जाता है नैना के आने से। हाँ माँ सच में नैना बहू बहुत ही अच्छी है। नैना अपनी बुआ जी को खिचड़ी देकर अपने कमरे में जा रही थी, तभी उसने अपने सास ससुर की आवाज सुनी। ये क्या, ये आवाज तो मम्मी पापा के कमरे से आ रही है। मैं यही रहकर सुनती हूँ। आप अपनी बीमार बहन से साफ साफ कह दो कि वो हर महीने यहाँ नहीं आएंगी, और आप नहीं कहेंगे तो मैं खुद ही कह दूंगी। हर महीने आ जाती है, मुंह उठाकर हर महीने आ जाती है। अरे कोई किसी को कितना बर्दाश्त करेगा? उन्हें समझ में भी नहीं आता कि ऐसे किसी के घर बार बार नहीं जाया जाता। बोलिए, बोलेंगे कि नहीं आप उन्हें? अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं ही बोल दूंगी। हाँ सुधा, कल जीजा जी आएंगे तो मैं जीजा जी से कह दूंगा, ठीक है? अब तुम नाराज मत हो। ये कैसी बात कर रही है मम्मी जी? यह तो बुआ का मायका है, बुआ यहाँ नहीं आएंगी तो कहाँ जाएंगी? मम्मी जी ऐसा सोच सकती है, मैंने सपने में भी नहीं सोची थी। और पापा जी मम्मी जी को डांटने की बजाय उन्हीं का साथ दे रहे हैं। अब मुझे समझ में आया कि दादी माँ इतना परेशान क्यों रहती है, इतनी दुखी क्यों रहती है। अरे कोई भी माँ हो अपनी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? बेचारी बुआ जी कितनी अच्छी है, और उनके मायके में उनकी माँ के सामने उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। मैं आज इस बारे में विनय जी से बात करूंगी, कहूंगी कि वो अपने मम्मी पापा को समझाए। यह तो सरासर गलत है। इस घर पर बुआ जी का भी अधिकार है, फिर बुआ जी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? इस तरह नैना अपने सास ससुर की बात सुनकर बहुत ही दुखी हो जाती है, और वह सीधे कमरे में जाकर इस बारे में विनय से बात करती है। नैना क्या हुआ, क्या सोच रही हो? विनय जी मैं अभी कमरे में आ रही थी तो मैंने मम्मी पापा जी को बातें करते हुए सुना। नैना क्या सुना तुमने? मम्मी जी पापा जी से कह रही थी कि वो बुआ जी से कह दे कि बुआ जी यहाँ आना जाना बंद कर दे, उनके आ जाने से उनकी समस्या बढ़ जाती है। तो पापा जी भी कह रहे थे कि ठीक है जिया जी से मैं कह दूंगा कि दीदी का इलाज वहीं कहीं गांव में करवा ले। अब मुझे समझ में आया विनय जी कि दादी माँ और बुआ जी इतनी परेशान क्यों थी। अरे दादी माँ तो रो भी रही थी। क्या बताऊं नैना, मैं माँ को कितने बार समझाता हूँ, लेकिन माँ है कि समझने का नाम ही नहीं लेती। मैंने जब से होश संभाला है मैं तब से देख रहा हूँ कि माँ बुआ जी से बहुत चिढ़ करती हैं, और बुआ जी के यहाँ आने जाने से माँ मुंह फुला लेती है। और पहले तो जब बुआ जी यहाँ आती थी तो माँ हम लोगों को लेकर नानी के घर चली जाती थी, जबकि नैना बुआ जी सच में बहुत अच्छी है, हम लोगों से बहुत प्यार भी करती है। शुरू में दादी माँ और माँ के बीच में इसी बात को लेकर बहुत लड़ाई होती थी घर में। पापा भी कई बार माँ को समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन पापा को समझ में आ गया कि माँ किसी की नहीं मानने वाली है, इसीलिए अब पापा भी माँ की सारी बातें चुपचाप मान लेते हैं। लेकिन बुआ जी का तो ये मायका है, बुआ जी यहाँ नहीं आएंगी तो कहाँ जाएंगी जी? आप ही बताइए ना। हाँ नैना, इसीलिए तो मैं बुआ जी को कितना मान सम्मान देता हूँ। मैं आज ऑफिस से छुट्टी लेकर स्पेशली बुआ जी को ट्रीटमेंट के लिए लेकर गया था। हाँ जी, दादी माँ के ऊपर क्या बीतती होगी कि उन्हीं के सामने उनके जीते जी उनकी बेटी के साथ उसके मायके में ऐसा व्यवहार हो रहा है। मुझे बहुत बुरा लगा जी, बहुत बुरा लगा। ठीक है नैना, मैं माँ को तो नहीं समझा पाया, लेकिन देखो तुम दादी माँ का कभी दिल मत दुखाना, और बुआ जी के भी मन लगाकर सेवा करना। बुआ जी सच में बहुत अच्छी है। हाँ जी ठीक है नैना, तुम ज्यादा परेशान मत हो, मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगा माँ को समझाने की। ठीक है जी। नैना रात भर अपनी सास के ऐसे व्यवहार के बारे में सोचकर सो नहीं पाती है, और सुबह दूसरे दिन बुआ जाने की तैयारी करने लगती है। दादी माँ बुआ जी कहाँ गई? अरे बेटा वो तो सुबह ही उठकर जल्दी से तैयार हो गई, बोल रही थी कि दामाद जी जल्दी ही लेने आ जाएंगे, इसलिए वो पड़ोस में अपनी चाची से मिलने गई है। अरे बुआ जी इतनी जल्दी कैसे जाएंगी? बुआ जी को तो रुकना पड़ेगा। वैसे भी मेरे आने के बाद बुआ जी पहली बार आई हैं। बहू तुम्हारी बुआ जी तुम्हारे आने के बाद पहली बार आई हैं, आखिरी बार नहीं। अरे वो भी तो बहू बेटे वाली हो गई है ना, उनके घर में भी तो 4 काम होंगे। अगर वो यहीं पड़ी रही तो घर तो उनका बंटाधार हो जाएगा, इसीलिए अपनी बुआ जी को रोकने की गलती मत करना, जाने दो उन्हें। लेकिन मम्मी जी ये तो बुआ जी का मायके है, और कोई भी मायके में 2-4 दिन तो रहता ही है ना। मायका ये नहीं है, गाँव वाला जो मकान है ना वो है तुम्हारी बुआ जी का मायका, क्योंकि वही तो उनके माता पिता का घर था। यह घर तो तुम्हारे ससुर जी ने अपनी मेहनत की कमाई से बनवाया है, तो ये मायका नहीं है उनका। क्यों माँ जी, ठीक कह रही हूँ ना मैं? बहू को बता दो कि गांव में है हमारा पुश्तैनी घर, यह तो हम लोगों ने खुद से यहाँ घर बनवाया है, और इस घर में किसी का कोई अधिकार नहीं है। दादी माँ मम्मी से कितना कुछ बोल गई, आपने कुछ कहा क्यों नहीं उनसे? क्या कहूँ बहू, सही तो कह रही है कि गांव में है पुश्तैनी मकान, और यह घर तो नरेन ने बनवाया है।
लेकिन दादी माँ, भले ये घर पापा जी ने बनवाया होगा, लेकिन रमा बुआ और पापा जी दोनों सगे भाई बहन हैं, और जब पूरा परिवार यहाँ रहता है शहर में, तो यही तो बुआ जी का मायका हुआ ना। दादी माँ आप रोइए मत, आप चिंता न कीजिए, मैं मम्मी जी पापा जी से बात करूंगी। रहने दो बहू, तुम अपने सास ससुर से अपने संबंध खराब क्यों कर रही हो? ठीक है दादी माँ, आप रोइए मत, फूफा जी आने वाले हैं ना आज, मैं फूफा जी से कहूंगी कि वह भी कुछ दिन यहाँ रुक जाए, मैं हूँ ना उनकी सेवा के लिए। नहीं बेटा, कुछ मत कहना तुम, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? अरे नंदोई जी, आप आइए बैठिए, हम तो अच्छे ही हैं। सुनिए जी, कहाँ गए आप? नंदोई जी आए हैं। नमस्ते जीजा जी। भूलिएगा मत, मैंने क्या कहा था आपसे। अब रमा की तबीयत कैसी है भाभी जी? अरे वो तो अच्छी भली है, और पड़ोस में चाची जी से मिलने गई हैं। वैसे नंदोई जी, शहर में इलाज कराने में काफी ज्यादा खर्च हो जाता होगा नहीं? वही गांव के आस पड़ोस में ही किसी दूसरे डॉक्टर को देखना चाहिए आपको, जहां आप ननद जी का इलाज करवा सकें। अरे नहीं भाभी जी, गांव में ऐसे डॉक्टर नहीं हैं जहां मैं रमा का इलाज करवा सकूं। मुझे तो गांव के डॉक्टरों पर भरोसा भी नहीं है, इसीलिए भले रुपए खर्च हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं रमा का इलाज अच्छे डॉक्टरों से करवाना चाहता हूँ। लेकिन नंदोई जी, पहले की बात अलग थी। पहले आप हफ्ते में 4 बार भी घर छोड़ते तो आपको इतनी चिंता नहीं होती, लेकिन अब आप लोग बहू बेटे वाले हो गए हैं। इस तरह से डॉक्टर में ही रुपए खर्च करने में आपके घर का तो सारा बजट बिगड़ जाएगा। अरे जान है तो जहान है भाभी जी, और बजट का क्या है, बजट बस चल ही रहा है। नहीं, हम अच्छे से समझ सकते हैं, बजट तो बिगड़ता ही होगा। अब हमें ही देख लीजिए ना, अगर महीने में 2-2 बार मेहमान आने लगे तो घर का बजट तो डावाडोल हो जाता है। क्या है ना नंदोई जी, अब हमारा घर भी बहू बेटे वाला हो गया है, तो इस तरह हर महीने कोई ना कोई मेहमान आते हैं तो बहू बेटे भी गुस्सा करते हैं। कल को ऐसा ना हो कि यही बहू बेटे हमसे आंखें दिखाकर हमसे सवाल करे कि हम कब तक तुम्हारे रिश्तेदारों की सेवा करें। इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि ननद जी का इलाज ना आप गांव के किसी डॉक्टर से करवा लीजिए। बार बार शहर आने जाने का खर्चा भी होता है, और हमारे घर में भी टेंशन बढ़ रही है। ठीक है भाभी जी, मैं आपकी बात को समझ गया। मैं रमा का इलाज तो शहर से ही करवाऊंगा, लेकिन आप लोगों को तकलीफ नहीं दूंगा। माँ जी, रमा को बुलाइए, मुझे जल्दी घर लौटना है। अरे दामाद जी, कुछ खा पी लीजिए ना, उसके बाद ही जाइएगा। फूफा जी, पहले कुछ खा पी लीजिए, उसके बाद जाइएगा। मैं अभी आप लोगों के लिए खाना लगाती हूँ। नहीं बेटा, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, अगली बार जरूर खाऊंगा। रमा चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। हाँ जी, विनय को तो आ जाने दीजिए। नहीं रमा, चलो यहाँ से। दामाद जी रुकिए, मैं भी अपना सामान लेकर आती हूँ। आप भी मुझे मेरे पति के घर में गांव में ही छोड़ दीजिएगा। नहीं दादी माँ, आप कहीं मत जाइए। नहीं बेटा, अब मैं गांव वाले ही घर में रहूंगी, जहाँ मेरी बेटी का मायका होगा, जहाँ मेरी बेटी आकर 4 दिन सुख से रहकर जा सकेगी। पहले तो रमा को कुछ समझ में नहीं आता, फिर अपनी माँ की बात सुनकर रमा भी समझ जाती है। नैना दादी माँ को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन दादी माँ अपने दामाद बेटी के साथ सीधे गाँव चली जाती है। रमा के भाई भाभी ने उन लोगों को रोकने की कोशिश भी नहीं की। यह सब देखकर नैना को बहुत गुस्सा आता है, और जब शाम को विनय घर आता है तो नैना ये सारी बातें विनय को बताती है। विनय भी अपने माता पिता से बहुत गुस्सा होता है और उन्हें खूब खरी खोटी भी सुनाता है, लेकिन फिर भी सुधा जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर विनय गुस्से के कारण अपने माता पिता से बातचीत करना बंद कर दिया था। इसी तरह धीरे धीरे 2 हफ्ते का समय बीत जाता है। जल्दी जल्दी से खाना बना लेती हूँ। इन्होंने कहा है कि दादी माँ से मिलने आज गाँव जाएंगे। मुझे भी दादी माँ की याद आ गई है। दादी माँ के बिना ये घर कितना सूना सूना सा लगता है। अरे नैना बहू, क्या बना रही हो खाने में? मैं पालक की सब्जी बना रही हूँ मम्मी जी। अरे पालक की सब्जी नहीं, पालक पनीर बनाओ, दाल मखनी बनाओ, रायता बनाओ, कुछ मीठे में बनाओ। तुम्हें जितने भी प्रकार के व्यंजन आते हैं ना, सब बना लो। क्यों क्यों मम्मी जी, इतना सब कुछ क्यों? अरे आज शाम वाली ट्रेन से मेरी बिट्टू आ रही है दामाद जी के साथ। अच्छा, बिट्टू दीदी और जिया जी आ रहे हैं? हाँ बहू, इसलिए कह रही हूँ, थोड़े घर की साफ सफाई में भी ध्यान दो, और हाँ, बिट्टू के ऊपर वाला कमरा भी साफ कर देना। और खाना तो ऐसा लाजवाब बनाना कि दामाद जी खाना खाकर खुश हो जाए। ठीक है मम्मी जी। इन्हें भी तो बता देती हूँ कि बाजार जाकर ये कुछ फल और मिठाइयाँ भी ले आए। वाह मम्मी जी, कितना भेदभाव करती हैं आप। बुआ जी भी तो इसी घर की बेटी हैं, लेकिन उनके आने से घर में कलेश, तनाव, लड़ाई झगड़े और मनमुटाव, लेकिन आपकी बेटी के आने पर घर में जश्न, त्योहार और धूम धड़ाके। वाह, आपने इस घर की बेटी का कितना अपमान किया है, और चाहती हैं कि आप इस घर की दूसरी बेटी मतलब अपनी बेटी को खूब मान सम्मान दे, उसकी खूब आवभगत करें। मैं अभी जाकर विनय जी से बताती हूँ। वैसे ये बहुत अच्छा मौका है बुआ जी और दादी माँ के अपमान के बदला लेने का। नैना जाकर विनय को बताती है कि बिट्टी दीदी और जिया जी आ रहे हैं। अरे, आप दादी माँ के कमरे में क्या कर रहे हैं? मैंने आपको सारे घर में ढूंढ लिया, आप यहाँ कर बैठे हैं। नैना दादी माँ की बहुत याद आ रही है। नैना? हाँ जी, याद तो मुझे भी बहुत आती है दादी माँ की, बुआ जी की। लेकिन माँ और पापा ने बुआ जी और दादी माँ के साथ ठीक नहीं किया, किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। मैं
पिछले हफ्ते गांव गया था। दादी माँ को मनाने की बहुत कोशिश की कि दादी माँ फिर से यहाँ आकर रहने लगे, लेकिन दादी माँ ने साफ साफ मना कर दिया। कहती हैं कि जहाँ उनकी बेटी का मायका होगा दादी माँ वहीं रहेंगी। हाँ जी, जो हुआ उसके लिए बहुत दुख है मुझे। सुनिए जी, कहाँ गए विनय के पापा? अरे बाजार जाकर जल्दी से फल और मिठाइयाँ ले आइए ना। क्या हुआ, घर में कोई मेहमान आ रहा है क्या? हाँ जी, बिट्टी दीदी और जीजी आ रहे हैं। मम्मी जी बस सुबह से इसी तैयारी में है और मुझसे भी कहा है कि मुझे जितने प्रकार के व्यंजन आते हैं मैं सब कुछ बना लूं दीदी जी के लिए और उनकी खूब अच्छे से खातिरदारी करूं। अच्छा, तो ये बात है। ये बहुत अच्छा मौका है नैना मेरे लिए। मैं अब मम्मी और पापा को सबक सिखाऊंगा। हाँ जी, मैं भी चाहती हूँ कि मम्मी पापा को उनकी गलती का एहसास जरूर हो। ठीक है, दीदी तो शाम को ही आती है ना, और उन्हें लेने के लिए तो मुझे ही जाना पड़ता है। बस अब तुम शाम का इंतजार करो। ठीक है जी। इस तरह दोपहर से शाम हो जाती है और इधर सुधा जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो अपनी बेटी और दामाद के आने की खुशी में सारे घर को सजा रही थी, घर के अच्छे से साफ सफाई करवा रही थी और बस उनके आने के इंतजार में बैठी थी। शाम को जब विनय ऑफिस से आता है तो सुधा जी विनय से कहती है, विनय आधे घंटे में तेरी दीदी और जीजी आने वाले हैं। एक काम कर, मैं तो कहती हूँ कि आधे घंटे पहले तू स्टेशन चला जा। क्या दीदी और जीजी आ रहे हैं? माँ, ये बेटी दीदी को कोई काम वाम नहीं होता क्या? ले देकर बस हर 1-2 महीने में मायके ही पहुँच जाती हैं। विनय, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तेरी दीदी, तेरी सगी बहन, मेरी सगी बेटी आ रही है इस घर में और तू ऐसी बात कर रहा है। तो क्या हुआ माँ, सगी बेटी है तो क्या बार बार मायके आना अच्छा नहीं लगता? वैसे भी दीदी के आने से ना हमारे घर का सारा रूटीन ही चेंज हो जाता है। एक तो मेरी पत्नी को भी एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, दिन रात दीदी जीजी की खातिरदारी करनी होती है। मैं तो अपनी पत्नी से भी कह दूंगा कि जरूरत से ज्यादा खातिरदारी करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी जो साल भर में एक बार आए वही मेहमान कहलाते हैं। विनय, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? कैसी बात कर रहा है तू? अरे वो तेरी सगी बहन है। तो क्या हुआ पापा, और अब आ ही रही है तो वह ऑटो रिक्शा लेकर आ जाएगी। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं स्टेशन जाऊँ उन्हें लेने। मेरे पास 2 गाड़ियां हैं और मेरी बेटी ऑटो लेकर आएगी। हाँ बताओ, ऑटो लेकर आएगी तो दामाद जी क्या सोचेंगे? अरे उसके ससुराल में कैसी कैसी बातें होगी कि बेटी को लेने कोई स्टेशन तक नहीं पहुंचा। ना ना ना, मेरी बेटी को ससुराल में कितना कुछ सुनना पड़ जाएगा। मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। नलायक, तू नहीं जाएगा तो मैं खुद जाऊंगा। अभी उसका बाप जिंदा है, उसे मैं लेकर आऊंगा स्टेशन से। अरे वह मेरी एक लौती बेटी है और उसके पिता के पास इतनी संपत्ति है, और 2 गाड़ी रहने के बाद मैं अपनी बेटी को कैसे ऑटो से आने दूंगा? हाँ तो जाइए, आप ही लेकर आ जाइए। वैसे भी जब भी वो आती है तो हमारी सारी दिनचर्या बिगाड़ देती है। खुद तो महारानी की तरह बैठ जाती है और हम सबको उसकी आवभगत करनी पड़ती है, और सबसे ज्यादा तो मेरी पत्नी ही परेशान रहती है। नालायक, कैसी बात कर रहा है? वो तेरी बहन है, कोई पराई नहीं। तो क्या हुआ? वैसे भी अब दीदी का क्या लेना देना इस घर से? शादी के वक्त इतना कुछ तो दे ही दिया है ना हमने उन्हें, फिर क्यों चली आती है वो बार बार? और जब भी आती है बैग भर भर कर सामान लेकर जाती है यहाँ से। दीदी सिर्फ हमें यहाँ लूटने आती है। तुझे क्या, अगर वो यहाँ से थोड़ा सा लेकर जाती है? अरे थोड़ा क्या, यह सब मेरी मेहनत की कमाई का है। मैं चाहूँ तो अपनी सारी कमाई अपनी बेटी को दे दूँ। और नहीं तो क्या, हम सब कुछ अपनी बेटी को दे देंगे। अरे मम्मी पापा, मैं कौन सी नई बात कर रहा हूँ? यही सब तो बुआ के साथ भी हुआ है ना इस घर में। और जैसे दीदी इस घर की बेटी है, वैसी बुआ भी तो इस घर की बेटी है ना। मैंने जब से होश संभाला है तब से मैं यही देखते आया हूँ कि बुआ के साथ यही सब हुआ है इस घर में। और मम्मी, आज अपनी बेटी के खिलाफ 2 शब्द क्या सुन लिए तो आपको इतना गुस्सा आ गया कि आप गुस्से से आग बबूला होने लगी। और जरा दादी के बारे में सोचिए, उनके ऊपर क्या बीती होगी जब आपने बुआ के साथ ऐसा व्यवहार किया था। अगर आज टैक्सी से दीदी घर आ जाएंगी तो दीदी के ससुराल में उनका मान सम्मान कम हो जाएगा। इस बात की आप लोगों को कितनी परवाह है? लेकिन जब बुआ और फूफा जी को एक साथ आप लोगों ने अपमानित किया तब कहाँ गई थी ये बड़ी बड़ी बातें? आखिर बुआ भी तो इसी घर की बेटी है ना। बेचारी बुआ जब भी आती तो अपने साथ कुछ न कुछ सामान लेकर आती और हम लोगों पर वह जान छिड़कती थी। और बेचारी दादी ने भी आप लोगों से कभी कुछ नहीं कहा कि बुआ को आप लोग कुछ खरीद कर दे दें। दादी तो बस यही चाहती थी ना कि बुआ को सम्मान से 2-4 दिन उनके मायके में रहने दिया जाए। लेकिन आप लोगों ने कभी भी बुआ को मान सम्मान नहीं दिया। बुआ तो फिर भी अपना अपमान सहकर अपना मायका समझकर आती जाती थी, लेकिन आप लोगों ने तो फूफा जी का भी मान नहीं रखा, इसलिए वो हमारे घर आना जाना छोड़ दी। और दादी इसलिए यहाँ से चली गई क्योंकि आप लोगों ने कह दिया था कि ये बुआ का मायका नहीं है, इसलिए दादी गांव में जाकर रह रही है और बुआ अब दादी से मिलने जाती हैं। वैसे पापा, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ और मैंने अपनी पत्नी को यह हक नहीं दिया कि वो मेरी बहन के खिलाफ बोल सके। जैसे कि आप अपनी बेटी के खिलाफ तो कुछ नहीं सुन सकते, लेकिन अपनी बहन के खिलाफ अपनी पत्नी से सब कुछ सुनते आए। पापा, मुझे अपने आप पर बहुत गर्व है कि मैं एक बहुत अच्छा भाई हूँ। वैसे माफ करना, जो मैंने देखा वह सब मैंने कह दिया। वैसे मैं अपनी बहन को लेने जा रहा हूँ। वैसे माफ करना मम्मी जी, पापा जी, लेकिन आप लोगों के जाने के बाद तो दीदी का मायका उनके भैया भाभी से ही होगा ना। और मम्मी जी, जब आपकी बहू अपनी आंखों से देख रही है कि आप अपनी ननद के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपकी बहू
हाँ सुधा, मुझे लगता है हमें रमा दीदी से जाकर माफी मांग लेना चाहिए और माँ को भी वापस शहर ले आना चाहिए। इस तरह विनय की कठोर बातों को सुनकर विनय के माता पिता की आंखें शर्म से झुक जाती है और विनय के पिता अपनी गलती स्वीकार कर अपनी बहन को फोन लगाते हैं और फोन लगाकर अपने दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगते हैं। इस तरह सुधा जी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह भी अपनी ननद रमा जी से माफी मांग लेती हैं। और दूसरे दिन विनय के माता पिता गांव जाते हैं और विनय की बुआ से अपने दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगते हैं और उन्हें ससम्मान घर आने का न्योता देते हैं। नरेंद्र जी भी अपने दुर्व्यवहार के लिए अपनी माँ से माफी मांगते हैं और अपनी माँ को वापस शहर ले आते हैं। दोस्तों, चाहे वो बहन हो या बुआ, दोनों एक ही घर की बेटी हैं, इसीलिए दोनों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब